नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में आनंदित होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे एक रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक या मार्गदर्शन नहीं बन सकती। अब हम इस बात को समझेंगे और कैसे ये काम करती हैं, कैसे ये समाज में चल रही हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो रूढ़िगत नैतिकता, जैसा कि आप जानते हैं कि रूढ़िगत मतलब जो प्रथा चल रही है, परंपरागत है, कई हजार साल, कई वर्षों पहले से ही जो प्रथाएं चल रही हैं, उनको मानना, उनकी जो प्रथाएं हैं उनको फॉलो करना, तो उन्हें कहते हैं हम रूढ़िगत नैतिकता। और आधुनिक जीवन, आधुनिक जीवन वो जिसमें आप में किसी भी चीज को लेके, किसी भी विषय को लेके आप में एक समझ हो और हर किसी के प्रति संवेदना हो, हर तरह की जो परिस्थिति है उसको देखकर और समझकर उन्हें एक समान भाव देना। जैसा कि हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये काम करती हैं। और मार्गदर्शन, मार्गदर्शन जो कराते हैं, करते हैं, जैसे कि मार्गदर्शन को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या, जैसे मार्गदर्शन कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके माँ बाप या टीचर उसको समझाते हैं। जब वो कोई गलत काम करता है तब उसके पेरेंट्स और उसके जो टीचर हैं ये समझाते हैं कि बेटा या बेटी ऐसे नहीं करना, ये गलत है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष मार्गदर्शन। और परोक्ष मार्गदर्शन वो जो इनडायरेक्टली होता है, वहां पे वो कोई ऑब्जेक्ट आपको समझाएगा नहीं, लेकिन आप उसके किए द्वारा जो किया गया कृत्य है उससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो उसका जो रिजल्ट था वो सकारात्मक नहीं था और तो वो इस वजह से परेशान था। तो उसके जो आसपास के लोग थे उन्होंने समझाया कि कोई बात नहीं, होता है, अगले साल फिर मेहनत करना और अच्छा होगा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की वो आपको सामने से बता रहे हैं कि इसमें घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, आप मेहनत करोगे, आने वाले टाइम में ठीक हो जाए। लेकिन इससे वो समझा नहीं, इससे वो मान लो परेशान है, फिर भी नहीं शांति मिली, सुकून नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए कि वो बाहर निकला और उसने देखा कि कोई एक चींटी है और वो एक दीवार पे चढ़ रही है, नीचे से पानी बह रहा है और उस दीवार पे वो चढ़ते हुए बार बार फिसल रही है, लेकिन वो अपने को संभालते हुए चढ़ती चली जा रही है। अब वो प्रयास करती रही और पानी में भी नीचे नहीं गिरी और फाइनली वो जो है निकल गई, पार हो गई, चढ़ गई। तो इससे जो है उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ और इससे उसको ये सीख मिली आ, कि अगर मैं भी ऐसे ही प्रयास करूंगा तो मुझे भी सफलता मिलेगी। तो ये हो गया परोक्ष, इनडायरेक्टली जो आपको मार्गदर्शन दे। अब वहां पे वो चींटी आपको ये नहीं सिखाना चाहती थी, वो अपना कृत्य कर रहे थे, लेकिन आप उससे सीखे। अब अब आप ये जो वाक्य था इसके बारे में आप
समझ गए होंगे कि रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का जो मार्गदर्शक है वो नहीं हो सकती। तो जैसे कि रूढ़िगत बहुत सारी नैतिकता हैं, रूढ़िगत बहुत सारी प्रथाएं हैं। जैसे कि हमारे समाज में ही एलजीबीटी को लेके काफी ज्यादा चर्चा रहता है। अब एलजीबीटी के बारे में पता ही है आपको, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अब जो रूढ़िगत लोग हैं वो इनको बुरा मानते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है या इन्हें ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जैसे कि हमारे ही समाज में ऐसा ही होता है कि जब शादी वगैरह होती है तब जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो आते हैं और वो प्रथा है कि गाली देते हैं और कहते हैं कि जो आशीर्वाद देते हैं तो उनका जो आशीर्वाद होता है या जो श्राप देते हैं उनका लगता है, उसके बदले जो है वहां वहां पे लोग उनको पैसे देते हैं। तो ये एक रूढ़िगत मानसिकता का प्रमाण है। लेकिन जो आधुनिक जीवन है और इस समय के जो लोग हैं वो ये बात करते हैं कि इनको इक्वल राइट्स मिले। इक्वल राइट्स मिलने पर ये किसी के दरवाजे जाके भीख नहीं मांगेंगे। इनको हर एक सामान्य जैसे व्यक्ति हैं उसी के हिसाब से इनको भी राइट्स मिले। और हमारे भारत में भी आर्टिकल 377 के तहत जो है इनको इस बात की अब जो है इनको लीगलाइज कर दिया गया है। इनको ऐसी कोई अब समाज में किसी भी तरीके का जो असमानता का भाव प्रकट करता था, लोग इंडिविजुअली हो सकता है लोग इसके बारे में महसूस करते हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर सरकार ने इनको भी बराबरी का मौका दिया है। तो ये होता है एक रूढ़िगत और आधुनिक जीवन में जो व्यक्ति हैं इनके मानसिकता में फर्क। लेकिन रूढ़िगत भी प्रथाएं बहुत ऐसी हैं जिससे हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जैसे कि हमारे रूढ़िगत जो परंपराएं हैं तो उसमें जैन धर्म में जो है एक क्षमा पत्र चलता है। उसमें यह होता है कि मान लीजिए कि साल में आपने किसी के लिए गलती से या न जानते हुए किसी किसी के लिए गलत कर दिया हो या हो गया हो, तो वो दिन आता है जहां पे वो मैसेज करते हैं। पहले तो पत्र चलते थे, लेकिन जैसे अब मैसेज होते हैं तो मैसेज में वो माफी मांगते हैं, माफी लिखते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में तो हमें माफ कर दीजिए। तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे माफी मांगेगा तो खुद से भाव उत्पन्न होगा कि चलो ठीक है, जो हो गया, अब नई शुरुआत करते हैं। और ईसाई धर्म में जो है ऐसे ही एक जो है थैंक्स गिविंग का जो है प्रथा है। उसमें यही होता है कि आप किसी को मान लो सही तरीके से थैंक नहीं कर पाए तो वो एक दिन आता है जहां पे आप किसी को सही तरीके से थैंक यू कह के जो है उसका ये आभार प्रकट कर सकते हैं कि जो आपने मेरे लिए किया है वो बहुत मेरे लिए महत्वपूर्ण था। और हिंदू धर्म में जो है आप देखते होंगे कि तुलसी का जो पेड़ है उसको लेके कितनी संवेदना है। जैसे रात में आप जाओ तुलसी का पत्ती तोड़ने तो जो आपके परिवार के बुजुर्ग लोग हैं वो बोलते हैं कि वो चुटकी बजा के जो है तोड़ना, क्योंकि वो तुलसी का पेड़ सो रहा होगा। तो उस समय इस बात की इतनी संवेदना थी कि पेड़ों के प्रति इतनी संवेदना थी कि वो सो रहे होंगे, उनको जगाओ। और
तो ऐसे उदाहरण हैं जो रूढ़िगत हैं, बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उनका सही मतलब है, सही मायने। तो इससे आप जो है, जो अच्छी बातें हैं वो आप आधुनिक टाइम में भी उसको अपना सकते हैं, लेकिन जो रूढ़िगत बेकार की बातें हैं उनको आप त्याग सकते हैं, हटा सकते हैं। अब कुछ और भी बातें हैं जो इनडायरेक्टली आपको मैसेज देते हैं, लेकिन रूढ़िगत वो भी हैं। जैसे कि मान लीजिए रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पे क्या होता है कि बहन जो है भाई के यहां जाती है राखी बांधने, उसके बदले जो है वो इस बात का ये जानने की कोशिश करते हैं, या एक तरीके से रक्षाबंधन का त्योहार इसलिए है कि भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करे। अब पहले का टाइम था, उस समय ना कानून था, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना पुलिस, कुछ ऐसा नहीं था। तो भाई का एक दायित्व होता था, उसका एक फर्ज होता था कि वो अपने बहन की जो है सुरक्षा करे। और इस परंपरा में इस त्योहार को बनाया गया, और ये दायित्व भाई को ही इसलिए दिया गया क्योंकि जो वो बहन के पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके एज में काफी डिफरेंस होता है, तो एक समय के बाद मान लीजिए जब उनके माता पिता नहीं होंगे, तो बहन का जो उसका एक साल, 2 साल, 4 साल का जो गैप में भाई होता है, तो सीधी बात है कि जब उनका भी देहांत होगा तो एक समय में होगा। तो कुल मिला के यह है कि आखिरी समय तक ये दो इंसान जो है साथ में रहेंगे, और तो इस वजह से ये दायित्व जो है भाई को दिया गया कि वो उसके आखिरी समय तक जो है उसकी मदद करेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो ये ऐसी प्रथाएं हैं जो आपको ये सिखाती हैं कि ये अच्छी चीजें हैं। तो रूढ़िगत जो परंपराएं हैं, जो रूढ़िगत नैतिकता है, उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं, उसको आप अपना सकते हैं, उसको आज भी वो कर सकते हैं। लेकिन जो बातें नहीं हैं मानने योग्य, उसको आप त्याग सकते हैं। और आधुनिक जीवन में जो उनकी समानताओं पे बात कर रहा है, इक्वलिटी पे बात कर रहा है, उस पे आप जो है ध्यान देके उसको अपने जीवन में अपना के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से समाज में असमानता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि आधुनिक जीवन के व्यक्ति और रूढ़िगत जो लोग हैं उनके बीच में हमेशा एक विरोधाभास बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। तो अगर जो आधुनिक जीवन के लोग हैं, अगर वो रूढ़िगत टाइम में जो अच्छी चीजें हुए हैं उनको अपनाएं, और जो रूढ़िगत लोग हैं वो जो उनके टाइम जो वो मानते हैं कि पुराने टाइम में जो सही मानने वाली चीजें नहीं, उसको त्याग कर आधुनिक में जो अच्छी चीजें हैं उसको अपनाएं, तब ये बराबर दशा में पहुंच जाएगा, और फिर इस समाज में वो असमानता खत्म हो जाएगी, और एक समान रूप से ये समाज आगे बढ़ेगा और इसमें उन्नति होगी। आशा करते हैं कि बात समझे होंगे। नमस्कार।